रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक ऐसी कहानी को लेके कि जब ये घटना हुई थी तो उस समय इस पूरी घटना ने पूरे भारत के अंदर जो पुलिस वाले हैं उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। और इस पूरी घटना ने राजनीतिक रुख भी किया था और तरह तरीके की जो अपोजिशन पार्टी हैं, जो करंट गवर्नमेंट है, सब इस घटना को लेके परेशान थे कि आखिर इस पूरी घटना के अंदर हुआ क्या है। चाहे वो रेलवे पुलिस हो या फिर जो आम पुलिस होती है वो हो, हर कोई इस घटना को लेके परेशान था, हैरान था कि आखिर इस तरीके से कैसे हो गया। जब तक इस घटना का खुलासा नहीं हो जाता, मीडिया भी लगातार पुलिस के ऊपर दबाव बना रही थी, लगातार लोग भी पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे। आखिरकार जब इस घटना का खुलासा होता है तो वाकई लोग हैरान हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आज की घटना बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा सालों साल पुरानी है। ये घटना बस मात्र 1 साल पहले की है। 12 मार्च साल 2023 का ये वो दिन था कि बेंगलोर के इस रेलवे स्टेशन पर लोग सामान्य तरीके से, जिस तरीके से आवाजाही होती थी उसी तरीके से आवाजाही हो रही थी। किसी की ट्रेन आने वाली थी तो वो उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, किसी की ट्रेन कहीं से आई थी तो वो बस उस ट्रेन से उतर कर अपने जिस जगह पर उसे जाना था उस जगह पर जा रहा था। इसी तरीके से इस रेलवे स्टेशन पर आज का जो दिन था वो सामान्य तरीके से गुजर रहा था। सुबह सुबह का वक्त था और इस सुबह सुबह के वक्त में इस रेलवे स्टेशन के ऊपर सब कुछ ठीक चल रहा था। जिस रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये बेंगलोर का काफ़ी ज़्यादा चर्चित यानी यम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन था। और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था वैसे वैसे यहाँ पर जो लोग बैठे थे उन्हें अजीब तरीके की दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। जैसे ही उन्हें अजीब तरीके की दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, लोग शुरुआत में तो इसे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली लेते हैं। अब चूँकि कोई व्यक्ति ऐसा था जिसे काफ़ी लंबा इंतज़ार इस रेलवे स्टेशन के ऊपर करना था क्योंकि उसकी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी। जितने भी लोग वहाँ पर थे, लगभग 5 से 10 हज़ार लोग उस रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। जब वो बदबू लगातार बढ़ती जाती है, समय जैसे जैसे गुजरता है, सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वो बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों का उस रेलवे स्टेशन के ऊपर सांस लेना भी दूभर हो चुका था। बदबू जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और लोग लगातार इस बदबू की वजह से परेशान थे। वहीं से कुछ व्यक्ति रेलवे पुलिस को इस बारे में जानकारी देते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर इतनी ज़्यादा बदबू आखिर क्यों आ रही है। रेलवे पुलिस, रेलवे महकमा और जो वहाँ पर और सरकारी अधिकारी थे, जब उनको भी यह एहसास होता है कि बदबू इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना देखा जाए कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है, किस साइड से आ रही है। इसलिए रेलवे पुलिस और बाकी के जो अधिकारी और कुछ लोकल्स थे, सफाई कर्मी थे, वो सारे लोग उस दिशा में बढ़ते हैं जिस दिशा से बदबू आ रही थी। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें साफ दिखाई पड़ता है कि ये जो बदबू है ये कहीं और से नहीं बल्कि सामने जो नीले कलर का एक ड्रम रखा हुआ है, इस ड्रम में से ये बदबू आ रही है। दोस्तों, ये ड्रम उस प्रकार का ड्रम था, आप लोगों ने देखे होंगे। आमतौर पर नीले कलर का ड्रम आप लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर किसी का मकान बनता है तो वो खरीद के ले आता है 400-500 रुपये का, उसमें पानी स्टोर करके रख लिया जाता है। शादी बारातों में भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग गाँव से हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर इस नीले कलर के ड्रम का पानी के लिए प्रयोग होता है। जब इस तरीके के ड्रम से इस तरीके की बदबू आते हुए ये जो लोग देखते हैं, जो गए थे सफाई कर्मी, पुलिस वाले, रेलवे अधिकारी, तो उनकी जो याददाश्त होती है ये फ्लैशबैक में चली जाती है। दरअसल इस तरीके की घटनाएं वो पहले भी देख चुके थे और वो समझ चुके थे कि अब इस ड्रम के नज़दीक जाना ये सही नहीं होगा, लिहाजा अब पुलिस को ही इन्फॉर्म करना चाहिए और वही इस ड्रम को खोलेगी। क्योंकि इस तरीके के 2 ड्रम पहले ही मिल चुके थे और दोनों ड्रम को ऑलरेडी अभी तक सुलझाया नहीं जा चुका था कि इन ड्रम्स के अंदर आखिरकार इस तरीके से कैसे हुआ था। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पे पहुंचती है, उस ड्रम को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में जैसे तैसे कर उस ड्रम को खोलती है। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी पुलिस, मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के 2 ड्रम्स की घटनाएँ पहले ही सुलझा रही थी और अभी तक वो जो घटनाएँ थीं सुलझ नहीं पाई थी। अब जैसे ही उस ड्रम को खोला जाता है तो उस ड्रम के अंदर सबसे पहले तो कपड़े मिलते हैं। अब जैसे ही उस ड्रम के अंदर कपड़े मिलते हैं, पुलिस वाले तुरंत उन कपड़ों को हटाते हैं और जैसे ही अंदर देखते हैं तो अंदर का जो मंजर था ये बहुत ज़्यादा भयावह था। दरअसल इस ड्रम के अंदर भी एक महिला की डेड बॉडी थी जो लगभग आधी सड़ चुकी थी। अब जैसे ही पुलिस वाले इस डेड बॉडी को इस ड्रम के अंदर देखते हैं, पुलिस वालों की तो हवा ख़राब हो जाती है
क्योंकि इस तरीके के 2 मामले ऑलरेडी चल रहे हैं और इन दोनों मामलों को पुलिस सुलझा नहीं पाई है। सेम तरीके से एक डेड बॉडी पुलिस को 6 दिसंबर को मिली थी, जो सेम एक नीले कलर के ड्रम में थी। पैटर्न भी सेम था, सब कुछ सेम था, रेलवे ट्रैक के पास ही थी। उसके बाद में 4 जनवरी को सेम तरीके से सेम पैटर्न से एक महिला का कत्ल किया गया था और उसको भी नीले ड्रम के अंदर रखा गया था और वो डेड बॉडी भी रेलवे ट्रैक के पास ही मिली थी। अब 2 मामले पहले से चल रहे थे, तीसरा मामला पुलिस के सर पर यह आन पड़ा था। अब पुलिस वाले बड़ा परेशान थे कि 2 मामलों को तो हम सुलझा नहीं पाए, अब ये क्या मामला हो गया कि तीसरा मामला भी उसी तरीके से हमारे सर पर आन पड़ा है। लिहाजा पुलिस अब इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले चुकी थी और सीधा इस ड्रम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पहले की तरह जो 2 डेड बॉडी मिली थी उनका पोस्टमार्टम जब कराया गया था तो उनमें भी पुलिस को कोई सबूत, कोई भी ऐसा प्रूफ हत्या नहीं लगा था और सेम इस घटना के अंदर भी पुलिस के हाथ कोई भी एविडेंस नहीं लगा था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस वालों के मन में फिर से ये सारे सवाल थे कि महिला कौन है, कहाँ रहती है, कत्ल करने के पीछे क्या वजह रही होगी, कातिल कौन है, आखिर उसने किस वजह से कत्ल किया। ये सारे सवाल पुलिस के जहन में थे, लेकिन पुलिस के पास जवाब कोई नहीं था। पिछले 2 मामलों की तरह भी इस मामले में भी पुलिस ये सारी चीज़ें जानने के लिए लग जाती है, लेकिन तमाम तरीके के हाथ पैर मारने के बावजूद भी पुलिस वालों के जो हाथ होते हैं ये खाली होते हैं। अब ये जो खबर थी धीरे धीरे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू और जो हमारी नेशनल मीडिया है उसके थ्रू लोगों तक पहुंचती है। अब जब लोग इस तरीके से जो मर्डर हुआ ये तीसरा, इसके बारे में सुनते हैं तो लोगों में एक तरह से अफरा तफरी मच जाती है, लोगों में डर का माहौल हो जाता है कि कोई सीरियल किलर है वो महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है और उसके बाद में लाश को ड्रम में भर रहा है। पुलिस इस सीरियल किलर को पकड़ने में नाकाम है। अगला शिकार ना जाने इस सीरियल किलर का कौन होगा और पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। लेकिन दोस्तों पुलिस इस मामले को गंभीरता से भी ले रही थी, पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन भी कर रही थी, मामला राजनीतिक भी हो रहा था। क्योंकि दोस्तों अगर किसी प्रदेश के अंदर कोई गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट के शासनकाल में अगर इस तरीके के मर्डर, इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो पुलिस प्रशासन से और जो गवर्नमेंट होती है उससे सवाल नेशनल मीडिया, ये सारी जो संस्थाएं होती हैं करती भी हैं। किस तरीके से छानबीन हो रही है, क्या बात है, क्यों सीरियल किलर अभी तक नहीं पकड़ा गया है। लिहाजा पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा था, मीडिया का भी दबाव था, लोगों का भी दबाव था, जो उनकी ड्यूटी थी, जो उनकी जो जिम्मेदारी थी उसका भी उनके ऊपर दबाव था और चारों तरफ से पुलिस वाले इन दबावों में घिरते चले जा रहे थे। लेकिन पुलिस के पास इस सीरियल किलर के बारे में और जो 3 हत्याएं हुई थी इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पुलिस वालों की परेशानी जो थी वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी और पुलिस वालों के मन में ये चीज़ें भी आ रही थी कि अगर इस केस को ना खोल सके, ऑलरेडी 2 मर्डर हो चुके हैं जो अभी तक सुलझाए नहीं गए, तो पुलिस वालों की बड़ी किरकिरी हो जाएगी और हम कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लिहाजा पुलिस वाले इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सतर्क होकर छानबीन करते हैं। कई टीमों का गठन किया जाता है। जब कहीं से भी पुलिस वालों को कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगता है कि महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कातिल कौन है, कत्ल क्यों हुआ है, तो उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना जो क्राइम सीन है उस पर एक बार रिविज़िट किया जाए। हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसा सबूत कातिल ने छोड़ा हो जो उस समय जल्दबाजी में हमने ना देखा हो, तो इस बार जाकर देख लेते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले उस क्राइम सीन पर रिविज़िट करते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों की ये मेहनत और ये जो स्टेप था ये भी बेकार जाता है और पुलिस वालों को क्राइम सीन से भी कुछ हाथ नहीं लगता है। उसके बाद में पुलिस वाले हताश होकर वहाँ से लौटते हैं और लाश के पास से जो भी चीज़ें मिली थी एक बार उनको फिर से रीचेक किया जाता है। जब मिले हुए सामान को एक बार रीचेक किया जाता है, जो ड्रम था नीले कलर का उसको चेक किया जाता है, जो कपड़े मिले थे उनको चेक किया था, सारी चीज़ें वही थी, लेकिन किसी में कोई भी सबूत नहीं था। उसके बाद में उस ड्रम को जैसे ही पलटा जाता है तो यहाँ से पुलिस वालों को एक बहुत बड़ी लीड मिल जाती है। दरअसल इस ड्रम के पीछे लिखा हुआ था जमाल और उसके नीचे लिखा हुआ था कलासी पाल्या। अब पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगी थी कि ये जो ड्रम है ये कलासी पाल्या से आया है। अब कौन लाया है कौन नहीं लाया है ये पुलिस को पता लगाना था। लिहाजा पुलिस अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा कलासी पाल्या पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद में ये पता करती है कि ये ड्रम इस प्रकार के कौन कौन बेचता है, कौन कौन नहीं बेचता है। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि कई दुकानें ऐसी हैं जो इस तरीके के ड्रम्स बेचती हैं, लेकिन एक दुकान ऐसी है जिस पे सबसे ज़्यादा ड्रम्स बेचे जाते हैं।
पुलिस वाले उस दुकान पर पहुंचते हैं और दुकान वाले से पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ से इस प्रकार का ड्रम कौन कौन खरीद कर गया है। अब जैसे ही ये सवाल पुलिस वाले उस दुकान वाले से करते हैं तो दुकान वाला जो होता है वो बड़ा अजीब जवाब देता है। वो कहता है कि साहब, इस तरीके के जो ड्रम्स हैं ये बिहार से आने वाले जितने भी मज़दूर हैं लगभग सबके ही सब ने खरीदे हैं, क्योंकि बिहार से आने वाले जो भी मज़दूर हैं वो कामकाज करते हैं। पानी की जो सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो इस ड्रम के अंदर 30-40 लीटर पानी आराम से आ जाता है। तो लोग इस ड्रम के अंदर पानी स्टोर करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करते हैं। इसलिए ये पता लगा पाना कि ये ड्रम कौन ले गया था ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना पता है कि इस तरीके के ड्रम्स ज़्यादातर बिहार के लोगों ने खरीदे थे। अब जब इस तरीके की बातें दुकान वाले से पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले एकदम से उदास हो जाते हैं कि पुलिस वालों को एक लीड मिली थी, एक ड्रम पर एक क्लू मिला था। अब दुकान वाले से बात की तो दुकान वाला इस तरीके की बातें बता रहा है, लिहाजा पुलिस को लगता है कि यहाँ से भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद में पुलिस वाले उस दुकान वाले से पूछते हैं कि अच्छा, ड्रम के नीचे जो जमाल लिखा है इसका क्या मतलब है। तो जो दुकान वाला होता है वो बताता है कि साहब, बहुत सारे लोग इस तरीके के ड्रम्स खरीद कर लेके जाते हैं, लेकिन कई बार ड्रम मिक्स ना हो जाए, ड्रम मिल ना जाए एक दूसरे से, तो जिसके घर जाना होता है या जिसका ड्रम होता है उसके नीचे उसका नाम लिख दिया जाता है। अब ये भी हो सकता है कि किसी ने इस ड्रम के नीचे नाम लिखा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने इस ड्रम के नीचे अपना निक नेम लिखा हो या फिर कोई कोड वर्ड डाला हो। लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये जो ड्रम है ये जमाल नाम के किसी व्यक्ति के घर पे गया हो। अब इस पूरे मामले में पुलिस वालों के पास में सिर्फ 2 सबूत थे, एक जगह का नाम था, एक जमाल नाम था। लेकिन इस सब से भी ये पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि मरने वाली महिला कौन है। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करती रहती है, अंधेरे में तीर छोड़ती रहती है। पुलिस वालों को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मामला जो था वो लगातार हाईलाइटेड हो रहा था और लगातार पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। लोगों के अंदर डर का माहौल था कि अगला शिकार इस सीरियल किलर का कौन होगा। लेकिन उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना एक बार आसपास में अगर कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो उसको खंगाल लिया जाए, क्योंकि अगर 500 मीटर दूर पर, 1 किलोमीटर दूर पर कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा होगा तो हो सकता है कि शायद उसके अंदर कुछ ऐसा दिख जाए जिसकी पुलिस वालों को तलाश है, क्योंकि जो क्राइम सीन था उस जगह पर तो सीसीटीवी कैमरा था नहीं। लिहाजा पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की तलाश में जुट जाती है। अब पुलिस जो थी वो आस पड़ोस के इलाकों में जाकर सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी। जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं सारे के सारे खंगाले जाते हैं। एक दिन का पूरा समय पुलिस वालों का इसमें चला जाता है, लेकिन इन सीसीटीवी के अंदर पुलिस वालों को 4 ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जिसमें 4 व्यक्ति सेम नीले कलर के ड्रम लेकर इस जगह पर फेंकने आ रहे थे। पुलिस वालों के पास में अब सबूत के तौर पर 4 ऐसे व्यक्ति थे जो संदिग्ध थे। एक ऑटो रिक्शा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जितनी भी तस्वीरें पुलिस वालों को, जितनी भी वीडियो क्लिप्स उस सीसीटीवी के अंदर पुलिस वालों को मिली थी वो सारी की सारी इतनी ज़्यादा धुंधली थी कि किसी भी शख्स को पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। अब 4 तस्वीरों के आधार पर बेंगलोर जैसे बड़े शहर के अंदर एक तरीके से अंदाजे से किसी को गिरफ्तार कर लेना ये पुलिस के लिए कोई काम आसान नहीं था। अब पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि इतने सारे सीसीटीवी कैमरास खंगाले, सब कुछ खंगाला, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, तस्वीरें इतनी धुंधली हैं कि किसी को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा पुलिस वालों के मन में अब ये चीज़ें भी आती हैं कहीं ऐसा ना हो कि पिछले 2 मामलों की तरह ये मामला भी उलझ जाए और उसके बाद में पुलिस की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हो जाए, क्योंकि सीरियल किलर वाली हवा शहर के अंदर वैसे ही चल रही है। अगर सीरियल किलर वाली बात को हवा मिल गई तो लोग परेशान होंगे, पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ेगा और मामला लगातार उलझाया जा रहा था। पुलिस वाले इस पूरे मामले में बैठकर सोच ही रहे होते हैं कि उसी समय पुलिस थाने के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम इंतखाब होता है। इंतखाब जब इस थाने में आता है, सेम उस रेलवे स्टेशन पर पहले जाता है, बाद में थाने आता है और थाने आने के बाद में कहता है कि साहब, इस तारीख को उसकी जो पत्नी है इस रेलवे स्टेशन पर आई थी, अपने घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंची है और ना ही उसका कोई फ़ोन नंबर लग रहा है, ना ही उसका कुछ पता है। अब जैसे ही पुलिस वाले इंतखाब की ये बातें सुनते हैं तो पुलिस वालों की एकदम से जान में जान आ जाती है और पुलिस वाले सोचते हैं कि जिस मामले को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो ये मामला सुलझ नहीं पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि इस मामले में भगवान हमारी मदद कर रहा है, ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि हमसे तो ये मामला सुलझ नहीं पा रहा है। लिहाजा ऐसा करते हैं कि जो इंतखाब है, जो हमें डेड बॉडी मिली है अब से 2 दिन पहले, वो डेड बॉडी इंतखाब को दिखा देते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न से डेड बॉडी मिली है और सेम तरीके की बातें इंतखाब बता रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इंतखाब के द्वारा ही पुलिस को कुछ क्लू मिल जाए। लिहाजा पुलिस वाले अब इंतखाब को ये डेड बॉडी दिखाने का फ़ैसला करते हैं।
लिहाजा पुलिस वाले अब इस इंतखाब को लेते हैं और अपने साथ उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उस महिला की डेड बॉडी थी। पुलिस वालों को लग रहा था कि हो सकता है कि हम बस इंतखाब को ये डेड बॉडी दिखा देते हैं, अगर ये उसको पहचानता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी पत्नी के बारे में भी छानबीन निकाली जाएगी। बस महज खाना पूर्ति के लिए इंतखाब को लेके जाके वो डेड बॉडी दिखाई जाती है और जैसे ही उस डेड बॉडी को इंतखाब देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती है और वो कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी है। अब जैसे ही ये बात इंतखाब कहता है, पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद अब ये जो पूरा केस है सुलझ जाए। उसके बाद में इंतखाब को लेके जाया जाता है, बैठाया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है कि भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रह रहे थे। तो उसके बाद में इंतखाब सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताता है। लेकिन उसके बाद में इंतखाब पुलिस को एक नाम बताता है और ये नाम होता है नवाब खान का। इंतखाब कहता है कि इस पूरे कत्ल में, इस पूरे हत्याकांड में इस नवाब खान का हाथ हो सकता है। तो नवाब खान को उठा लो और उठाने के बाद में इससे पूछताछ कर लो। हो सकता है कि नवाब खान इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो और उसके बाद तुम्हें पूरी बात बता दे। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि नवाब खान कौन है, कहाँ रहता है। तो उसके बाद में इंतखाब बताता है कि नवाब खान कलाशीपाल्या में रहता है और इसी कलाशीपाल्या में उसका अपना घर है। अब उसके बाद में पुलिस वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद में नवाब के घर पर पहुँचती है। लेकिन जैसे ही पुलिस नवाब के घर में पहुँचती है तो पता चलता है कि जो नवाब है ये घर से फ़रार है। अब पुलिस वालों की मुश्किल और बढ़ गई कि नवाब घर से फ़रार हो गया, अब इसको कैसे पकड़ें। लिहाजा पुलिस की टीम वापस आती है, 3 टीमें नियुक्त की जाती हैं। नवाब का जो फ़ोटो था जगह जगह सर्कुलेट किया जाता है और पुलिस की टीम सर्विलांस का सहारा लेती है। नवाब का मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाता है, अलग अलग जगहों से नवाब के बारे में जानकारी निकाली जाती है। तो आखिरकार कड़ी मशक्क़त के बाद में नवाब को एक ऑटो रिक्शा से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद में पुलिस तुरंत इसे पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस की जान में जान आती है कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है जो पकड़ा गया है और शायद इस कत्ल के बारे में अब पूरी जानकारी इस व्यक्ति से मिल जाए। कम से कम एक केस तो खुले, उस 2 केसों से तो ये केस ना जुड़े। लिहाजा पुलिस इस नवाब से पूछताछ करती है और जब इससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है। लेकिन पुलिस जब अपना वाला इसे रवैया दिखाती है, इसकी मेहमान नवाजी करती है, तो उसके बाद में नवाब पुलिस के सामने टूटता है और तोते की तरह पूरी कहानी पुलिस को बताने लगता है। ये इस महिला के कत्ल और कत्ल के पीछे का जो मोटिव था, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को सुनाता है। दरअसल जो मरने वाली महिला थी उस महिला का नाम तमन्ना था, जो इंतखाब की पत्नी थी। तमन्ना जिसकी उम्र 27 साल के आसपास थी, बिहार के अररिया की रहने वाली थी और अररिया में ही इसकी शादी अफरोज़ नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है। जो अफरोज़ था ये विकलांग था, एक तरीके से यूँ कहें कि ये एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं था। लेकिन तमन्ना अफरोज़ के साथ में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। कोई आला औलाद तो होती नहीं है, लेकिन तमन्ना समझ चुकी थी कि उसकी जो ज़िंदगी है ये अफरोज़ के साथ ही गुजरनी है। लिहाजा तमन्ना अफरोज़ को अपना सब कुछ मान चुकी थी। लेकिन इसी बीच में अफरोज़ के घर अफरोज़ का कज़िन ब्रदर इंतखाब आता है और जब इंतखाब अफरोज़ के घर आता है तो उसी समय तमन्ना इंतखाब को देखती है। तमन्ना जो कि देखने में बेहद खूबसूरत थी, जो इंतखाब था उसके देवर के तौर पे उससे मिला। इंतखाब भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, लंबा चौड़ा व्यक्ति। उसे देखते ही तमन्ना के मन में तरह तरीके के ख्याल आने लगते हैं। तमन्ना सोचती है कि उसका पति तो विकलांग है, लेकिन ये लड़का देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो तमन्ना इंतखाब को ये शो कराने की कोशिश करती है कि वो अपने पति अफरोज़ के साथ खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उसका जो विकलांगपन है वो उसकी ज़िंदगी के ऊपर भारी है। अब जैसे ही ये बातें इंतखाब सुनता है तो इंतखाब सोचता है कि क्यों ना तमन्ना को अपना कंधा दे दिया जाए। तमन्ना देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है और प्यार धीरे धीरे अवैध संबंधों में बदल जाता है। उसके बाद में इनका मिलना मिलाना, शारीरिक संबंध, ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंतखाब चाहता था कि वो तमन्ना से निकाह कर ले और तमन्ना भी यही चाहती थी कि वो इंतखाब से निकाह कर ले और उसके साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे। इसीलिए तमन्ना अपने पति अफरोज़ को छोड़ती है और छोड़ने के बाद में इंतखाब से निकाह करती है। अब चूँकि अपने पति के ही कज़िन ब्रदर से उसने निकाह किया था, इसलिए सेम जगह पर रह पाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए ये इंतखाब को लेती है और इंतखाब अपनी पत्नी के साथ में रुख करता है बेंगलोर शहर का और यहीं पर आकर रहने लग जाता है। अब बेंगलोर में आकर इंतखाब और तमन्ना रहने लगे थे। इंतखाब थोड़ा बहुत आईटी पढ़ा था, इसलिए इसकी जॉब लग जाती है, जॉब करने लगता है। लेकिन इसी बेंगलोर के अंदर इंतखाब का एक भाई नवाब रहा करता था। नवाब एक दिन जब अपने गांव जाता है
बिहार के अररिया ज़िले में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई इंतखाब कुछ इस तरीके से करके गया है। उसके बाद में वापस बेंगलोर जाता है, इंतखाब से मिलता है और उसे समझाता है। उससे कहता है कि भाई तुम गाँव के अंदर जो करके आए हो वो बहुत ज़्यादा गलत तुमने किया है, उसकी वजह से समाज में हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। इंतखाब जब इस तरीके की बातें सुनता है तो नवाब को टोक देता है, उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम इन चीज़ों में ना पड़ो। लिहाजा जो नवाब था जब इंतखाब के मुँह से ये बातें सुनता है वो वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन नवाब के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैठ चुकी थी। उसके मन में परिवार की इज्जत, अपनी इज्जत इस तरीके से घर कर चुकी थी कि वो अपनी इज्जत को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। नवाब जो था वो इंतखाब के पास से वापस आ चुका था। नॉर्मल ज़िंदगी इंतखाब अपनी पत्नी तमन्ना के साथ में जीना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में नवाब के दिमाग में एक प्लान आता है और इसी प्लान के तहत ये कुछ समय के बाद में इंतखाब को कॉल करता है और वो तारीख होती है 12 मार्च साल 2023। 12 मार्च साल 2023 को नवाब इंतखाब को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि इतने समय से तुम बेंगलोर में रह रहे हो और उसके घर एक बार भी नहीं आए हो। इतनी दूर हम लोग अपने वतन से हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ में समय बिताना चाहिए। लिहाजा तुम्हारी दावत है और तुम अपनी पत्नी तमन्ना को लेके आ जाओ। उसके बाद में इंतखाब अपनी पत्नी तमन्ना को बताता है। तमन्ना भी राज़ी हो जाती है। हंसी खुशी वो अपने जेठ के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। चूँकि बड़े भाई ने दावत की थी और छोटा भाई इंतखाब मना कर देता, ऐसा पॉसिबल नहीं था। लिहाजा इंतखाब और उसकी पत्नी तमन्ना अपने बड़े भाई नवाब के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद में बाकायदा जिस तरीके से खातिर तवाज़ो होना चाहिए थी, नाश्ता पानी होता है, खाने की बारी आती है। तो उस समय नवाब इंतखाब से कहता है कि रुको, कुछ और लोगों की भी मैंने दावत की है, वो लोग भी आ जाएं, उसके बाद साथ में खाना खाते हैं। इंतखाब रुक जाता है। थोड़ी ही देर के बाद में 7 और लोग आते हैं और उसके बाद में जैसे ही खाना खाने की बात आती है तो उस समय नवाब इंतखाब की पत्नी तमन्ना से कहता है कि चलो तुम्हें पड़ोस वाले घर में छोड़ दूँ। अब तमन्ना जब ये बात सुनती है वो बड़ी हैरान होती है कि हम लोग तो दावत खाने के लिए आए थे, जो भैया हैं ये पड़ोस वाले घर में छोड़ने की बात क्यों कह रहे हैं। तो इंतखाब भी पूछता है कि भैया क्या बात है, क्या तुम मुझसे छुपा रहे हो, आखिर तमन्ना को पड़ोस वाले घर में क्यों भेज रहे हो। तो नवाब इंतखाब से कहता है कि दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो बात मैं अकेले में करूँगा, बेहतर यही है कि तमन्ना को पड़ोस वाले घर में भेज दिया जाए। तो इंतखाब अपने बड़े भाई नवाब से कहता है कि देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है तमन्ना के सामने ही कर लो, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा पर्दा नहीं है, कुछ भी एक दूसरे से कोई परहेज़ नहीं है। तो नवाब कहता है कि ठीक है। उसके बाद में नवाब कहता है कि तुम जो गाँव के अंदर करके आए हो उससे हमारे परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा कलह हो रही है, बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, गांव में समाज में हमारी बदनामी हो रही है। बेहतर यही होगा कि जो तुमसे मैं कहूँ वो तुम मान लो। उसके बाद में जब इंतखाब इस तरीके की बातें सुनता है वो बड़ा अचरज में पड़ जाता है कि हम लोग तो दावत खाने के लिए आए थे, यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। इंतखाब का भी दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड इंतखाब देखता है कि ये 8 लोग हैं और वो अकेला है, लिहाजा वो कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए खामोश हो जाता है। और उसके बाद में कहता है कि बड़े भैया आखिर तुम क्या चाहते हो, जो भी चाहते हो हमें क्लियरली बताओ। तो उसके बाद में नवाब जो था वो इंतखाब से कहता है कि देखो, तुम्हारी जो पत्नी है तमन्ना, बेहतर यही होगा कि तुम इसको वापस अररिया भेज दो अफरोज़ के पास में, और तुम कहीं और निकाह कर लो, क्योंकि यही मेरा फ़ैसला है और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और तुम्हारे इस फैसले से हमारा जो परिवार है उसकी इज्जत भी वापस आ सकती है। अब जो इंतखाब था बड़ा अचरज में पड़ जाता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था, सामने 8 लोग बैठे थे। इसलिए इंतखाब अपने भाई नवाब से कहता है कि ठीक है भैया, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम करो, मैं कल ही इस तमन्ना को वापस से अररिया भेज दूँगा। लेकिन यहाँ पर नवाब इंतखाब को रोकते हुए कहता है कि तुम इसे वापस नहीं भेजोगे, अगर तुम इसे अपने साथ लेके जाओगे तुम इसके साथ कहीं फ़रार हो जाओगे और उसके बाद तुम्हें मैं ढूंढता रह जाऊँगा। लिहाजा तुम यहाँ से अकेले ही जाओ और तमन्ना को कल मैं ट्रेन पे बिठा दूँगा, हमारा एक आदमी तो इसके साथ अररिया जाएगा और इसको छोड़कर वापस आ जाएगा। इंतखाब जब ये बातें नवाब की सुनता है वो कहता है ठीक है भैया, और उसके बाद दिल पर पत्थर रख कर ये वहाँ से वापस चला जाता है और उसके बाद में इंतज़ार करने लगता है कि कब इसकी पत्नी तमन्ना अररिया पहुँच जाएगी। अररिया में फ़ोन कर कर ये लोगों को बता देता है कि कल तमन्ना आने वाली है और जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाना, तमन्ना का स्वागत करना, और आज के बाद मैं और तमन्ना कभी एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। ये बातें वो गांव में अपने फैमिली वालों को बता देता है। लेकिन चूंकि इसे टाइम का, जो ट्रेन का समय था वो पता था, अब जो उस समय पर कॉल करता है कि तमन्ना पहुंच गई, लेकिन तमन्ना नहीं पहुंची होती है। इधर जब इंतखाब
नवाब के घर पर तमन्ना को छोड़ के आया था, तो उसी समय नवाब उठता है और तमन्ना को गालियाँ देने लगता है। कहता है कि तुम जैसी औरत अगर हमारे परिवार में रहेगी तो हमारे परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारी वजह से परिवार की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल गई है और तुम्हारी जैसी औरत को ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लात और घूंसों से वो 6-7 जो लोग थे तमन्ना को मारने लगते हैं। तमन्ना की ही चुंडी से उसका गला दबाया जाता है और 20 से 25 मिनट उसको इस बेरहमी से मारा जाता है। 20 से 25 मिनट के अंदर ही तमन्ना की मौत हो जाती है। अब जब तमन्ना की मौत हो जाती है तो कवायद शुरू होती है कि तमन्ना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। अब डेड बॉडी को कुछ इस तरीके से ठिकाने इन लोगों को लगाना था कि किसी भी एंगल से इनका नाम खुल ना सके, क्योंकि इनकी नज़र में पिछले 2 मामले भी थे। एक मामला वो था जो 6 दिसंबर वाले दिन डेड बॉडी मिली थी, एक 4 जनवरी वाले दिन का जो मामला था ये इनकी नज़र में था और दोनों ही मामले खुल नहीं पाए थे और दोनों ही जो डेड बॉडी थी वो ड्रम के अंदर मिली थी। लिहाजा इनके मन में ये चीज़ें आती हैं कि सेम तरीके से अगर सेम पैटर्न से हम लोग भी इस डेड बॉडी को ड्रम के अंदर भर कर कहीं फेंक दें तो शायद हमारा भी जो भेद है कभी खुल ना पाए। उसके बाद में जो इनके घर में पानी का ड्रम था उस पानी के ड्रम को लेते हैं और इस तमन्ना की डेड बॉडी को उस ड्रम के अंदर ठूंसना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि जो ड्रम होता है वो साइज़ में छोटा होता है, उसके अंदर एक मरे हुए मुर्दा इंसान की डेड बॉडी को फिट करना ये बड़ा मुश्किल टास्क था। लिहाजा ये तमन्ना के दोनों पैर तोड़ देते हैं, उसका एक हाथ तोड़ देते हैं, रीढ़ की हड्डी को मोड़कर तोड़ दिया जाता है और उस ड्रम में जैसे तैसे कर ये 6-7 लोग उस डेड बॉडी को ठूंस देते हैं। ऊपर से कपड़े रखे जाते हैं और ऊपर से ढक्कन लगाकर इस ड्रम को सील बंद कर दिया जाता है और इनका मानना था कि सेम तरीके से सेम पैटर्न से हम लोग डेड बॉडी को फेंक देंगे तो ये जो मामला है ये उन्हीं 2 मामलों से लिंक हो जाएगा और कभी खुल नहीं पाएगा। रात के तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास ये डेड बॉडी को लेकर निकलते हैं और अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। लेकिन सारे ही रेलवे स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन एक रेलवे स्टेशन ऐसा था जिस पे काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी और ये रेलवे स्टेशन था यम विषम सरैया और यहीं पर ये इस डेड बॉडी को फेंकते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। उसके बाद में ये अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये जो केस है ये किसी भी एंगल से खुल सकता है और इनको जो एक व्यक्ति था इंतखाब उसके बारे में ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि वो तमन्ना के बारे में पता करेगा नहीं करेगा, वो पहुंची या फिर नहीं पहुंची, ये चीज़ें इनके दिमाग में आई ही नहीं। बहरहाल जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो पुलिस की भी जान में जान आई, क्योंकि जो मामला था ये पिछले 2 मामलों से कनेक्टेड नहीं था, यानी ये मामला अलग था और वो जो पिछले 2 मामले थे वो अलग थे। बहरहाल ये पूरी कहानी थी, आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक कत्ल को अंजाम दिया गया और किस तरीके से अवैध संबंध मौत का सबब बने। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें ए चौधरी हैं और ये लिखते हैं, भाइयों कम से कम जो हमारे लिए मेहनत कर कर वीडियो बनाते हैं 1 लाइक कर दिया करो, शुक्रिया, लगे रहो, एक दिन मेहनत रंग लाएगी। तो ए चौधरी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कम से कम अगर हमारे चैनल पर वीडियोस पर अगर 1000-2000 व्यूज़ आते हैं तो कम से कम 1000 तो लाइक कर दिया करो और कम से कम 400 से 500 कमेंट्स भी कर दिया करो। जितने भी लोग देखते हैं उनका कुछ नहीं जाता है, अगर 1 लाइक कर देंगे, 1 कमेंट्स कर देंगे तो क्या ही जाएगा। दिल बहादुर सिंह लिखते हैं, न्यू स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं, बढ़िया कहानी और उससे भी बढ़िया कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये आपका है। जीशान अंसारी गुजरात से। तो जीशान अंसारी जी सूरत गुजरात से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। उसके बाद में गोमा राय हैं जो हार्ट बनाते हैं, भैया आपका शुक्रिया। सुरेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिराना मगर हैं जो काफ़ी दिनों के बाद कमेंट्स करती हैं, हमारी बहन लिखती हैं, सलाम, सबसे पहले 40 एपिसोड के लिए मुबारक हो और ये कहानी बहुत ही खौफनाक थी। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में द बैरिस्टर करके आईडी है और ये लिखते हैं, थैंक्स भाई मेरा नाम लेने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सही लेंथ है आपके वीडियोस की, ऐसे ही रखें, हमें टच बना रहेगा। अगर सिर्फ कहानी सुनाएंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा एआई वाले बोरिंग चैनल्स में और आपके चैनल में। कीप इट अप ब्रो, योर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड आल्सो डिस्कसिंग अबाउट ऑल द रिसेंट टॉपिक्स इज़ अमेजिंग। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सो दोस्तों, ये थी कहानी और आप लोग को आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज के दिन दोस्तों जो हमारा हिडन ट्रुथ वाला चैनल है जिस पे हम लोग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में क्राइम स्टोरीज़ बनाते हैं,
कहानी अपलोड हुई है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। चैनल का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और हमारे जो टाइटल है उस पे @ कर दे दूँगा। आप लोग एक बार जाकर आज वाली जो कहानी, जो डॉक्यूमेंट्री अपलोड हुई है उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से वो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। अगर उसमें कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा, और पसंद आई हो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।